लिखो बेटा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कक्षा 12वीं अध्याय 3 केमिकल काइनेटिक जो आपका चैप्टर है रासायनिक बल गतिकी, उसका ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और पूछा जाता है। शून्य कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं? पहले तो हमें डिफाइन करना है, फिर इसका हम व्यंजक बनाएंगे, ठीक है ना। तो लिखो, वे रासायनिक अभिक्रियाएं, वे रासायनिक अभिक्रियाएं, वे रासायनिक अभिक्रियाएं, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनका अभिक्रिया वेग, जिनका अभिक्रिया वेग अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता के शून्य घातांक, अभिकारक की सांद्रता के शून्य घातांक के समानुपाती होता है, शून्य घातांक के समानुपाती होता है। यानी कि वे सभी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनका जो अभिक्रिया वेग होता है वो अभिकारक की सांद्रता की शून्य घात के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होता है, शून्य कोटि की अभिक्रियाएं कहलाती हैं। शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। देखिएगा, अभिक्रिया वेग है ना, तो अभिक्रिया वेग हमारा जो है, जैसे अब भैया हमारा जो अभिकारक है ना, अभिकारक हमारा ए कोई प्रोडक्ट है, देखिएगा ए कोई प्रोडक्ट है आपका, सॉरी ए कोई अभिकारक है जो चेंज हो रहा है, किस में चेंज हो रहा है? बी प्रोडक्ट में। ए प्रोडक्ट जिसमें अभिक्रिया हो रही है और वो बी में चेंज हो रहा है, वी में परिवर्तित हो रहा है, ठीक है। तो अब इस ए का अभिकारक का अभिक्रिया वेग, अभिकारक का अभिक्रिया वेग किसके समानुपाती होता है भाई साहब? समय के साथ अभिक्रिया वेग dA/dt, ये अभिक्रिया वेग कहलाता है। ये अभिक्रिया वेग समानुपाती होता है अभिकारक की शून्य घात, ये आपका ए अभिकारक है जिसमें रासायनिक अभिक्रिया हो रही है और वो बी में चेंज हो रहा है। किस में चेंज हो रहा है? बी में चेंज हो रहा है। अब टी समय में कितना परिवर्तन हुआ? समय के साथ चेंज होगा, एकदम तो नहीं होगा, धीरे धीरे, है ना। अब मान लो इसके मोलों की संख्या अगर अपन मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, है ना, चलो इसमें मानने की जरूरत नहीं है ना। तो देखिएगा अब माइनस, क्योंकि माइनस क्यों लगाया है मैंने? माइनस क्यों लगाया बताओ? माइनस क्यों लगाया? क्योंकि इसकी मात्रा धीरे धीरे कम हो रही है, इसकी मात्रा कम हो रही है और इसकी मात्रा बढ़ रही है, क्योंकि धीरे धीरे इसमें कमी होगी और एक समय होगा कि ये 0 हो जाएगा और ये पूरा बी में चेंज हो जाएगा। तो ऋणात्मक चिन्ह ये दर्शाता है कि अभिक्रिया बी में परिवर्तित हो रही है, इसकी मात्रा कम हो रही है, इसकी मात्रा बढ़ रही है ना, अभिक्रिया संचालित है, ठीक है ना। अब तो dA/dt इज ए प्रोपोर्शनल A⁴ वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया वेग अभिकारक की शून्य घात के समानुपाती होता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। इससे हम परिभाषा बना सकते हैं, ये हमें याद रखना चाहिए। हमें ये पहले तो ये लिखना है कि ए चेंज टू बी, फिर वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया वेग अभिकारक की शून्य घात के समानुपाती होता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती हैं, ठीक है। अब देखिएगा आगे की स्टेप, dA/dt, समानुपाती का निशान हटेगा तो क्या लगेगा? के लगेगा, K(A)0। के क्या है? जहां के एक समानुपाती स्थिरांक है, लिख दो, जहां के एक
समानुपाती स्थिरांक है, जहां के एक समानुपाती स्थिरांक है, ठीक है ना। अब यदि इसमें जैसे कोई भी होता है, जैसे मान लो मैंने लिखा, देखो 1 की घात 0 लिखा है, किसके बराबर होता है 1 की घात 0? 1 के बराबर होता है। 1 की घात 0 क्या होता है? 1 के बराबर होता है। 1 की घात 0 क्या हो जाएगा? 1। ये गणित का नियम है, किसी की पावर अगर 0 होती है तो वो 1 के तुल्य होती है ना। ये है ना। यदि लिखिएगा कि DA 0 इज इक्वल टू 1, ये 1 है, तो क्या हो जाएगा भाई साहब? देखिएगा माइनस DA अपॉन dt इज इक्वल टू K, इसकी जगह क्या आ गया? 1 आ गया। और K में अगर 1 का गुणा करेंगे तो K ही रहेगा, नो चेंज होगा क्या? हम किसी में भी 1 का गुणा करो तो वही संख्या आ जाती है वापिस, ठीक है। तो देखिएगा आगे की प्रोसेस देखिए क्या है, माइनस DA अपॉन dt इज इक्वल टू K, ठीक है। अब यहां से हम क्या करते हैं? क्रॉस गुणा करते हैं, इसका इसमें और इसका इसमें करते हैं। देखिएगा माइनस DA बराबर K dt एम्प्लाइज डेट DA, ठीक है। अब ये माइनस चिन्ह इधर से हटा के मैं इधर लगा देता हूं, या ये समझो कि इसमें माइनस का गुणा करा है ना। इसमें ये समझो कि जो समीकरण है इसमें माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ऐसा समझ लो dt। आगे यहां तक। अब दोनों पक्षों का क्या करेंगे? हम समाकलन करेंगे। ये कक्षा 12वीं में है। समाकलन कौन सी क्लास में है? कक्षा 12वीं। जब तुम गणित अगर लेके पढ़ते तो तुमको मालूम पड़ जाता समाकलन क्या होता है। ये गणित का चैप्टर आ गया अभ्यास, है ना। देखो इसलिए कहते हैं गणित बहुत महत्वपूर्ण है। गणित आपको केमिस्ट्री में भी आती है, गणित आपकी फिजिक्स में भी आती है, और केमिस्ट्री जब तुम कॉलेज में जाओगे ना तो एक गणित की शाखा लगी है ना, उसमें पूरी गणित ही गणित है केमिस्ट्री में, ठीक है। तो गणित तो तुमको करना ही पड़ेगी, ठीक है। लिखो दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, तो समाकलन का निशान कैसा होता है? ऐसा होता है समाकलन। माइनस, ये देखो कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, कांस्टेंट का समाकलन नहीं होता है। कांस्टेंट का मतलब है संख्यात्मक मान, 2, 4, 8, 10 इनके नहीं होता है, तो ये कांस्टेंट है, देयरफॉर इसका ये बाहर हो जाएगा ऑफ dt। यहाँ तक आगे। अब देखो ये समाकलन का यहाँ पे सूत्र है। अगर किसी भी, जैसे मान लो dx है तो x के सापेक्ष, अब यहाँ कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, क्या मानेंगे? 1। तो 1 का x के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं तो आगे 1 है, तो a का 1 के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा? बाहर a आ जाएगा। जैसे यहाँ पे x आया तो यहाँ पे a आ जाएगा, समझ गए ना। इसी प्रकार यहाँ पे बाहर क्या आएगा? t आ जाएगा, यहाँ t आ जाएगा, समझ गए ना। t के सापेक्ष कर रहे हैं तो t, a के सापेक्ष कर रहे हैं, x के सापेक्ष कर रहे हैं तो x, समझ गए। ये सूत्र है, ये समाकलन का सूत्र है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, आ गई। प्लस समाकलन खत्म होने के बाद में c लगाते हैं। c समाकलन नियतांक है, लिख दो यहाँ। जहां c क्या है? c समाकलन नियतांक है, c समाकलन नियतांक है भैया, c समाकलन नियतांक है। अब यदि आपकी, जो मैंने क्या बताया था, देखो आपको अभी मैंने बताया था चित्र में कि भैया ये आपका a अभिकारक है, और किस में चेंज हो रहा है भैया? b उत्पाद में। ये b उत्पाद बन रहा है, a चेंज हो रहा है b में, a से b उत्पाद बन रहा है, a अभिकारक है, b उत्पाद है। अब भैया t इक्वल टू अगर 0 पुट कर दें, t इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ? अभिक्रिया शुरू ही नहीं हुई, अभी अपन ने शुरू नहीं करी है। t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 1 का मतलब होता है कि भैया 1 मिनट हो गया अभिक्रिया को चलते चलते, या 1 घंटा हो गया है ना।
तो अभी t इक्वल टू 0 मतलब अभी क्रिया शुरू नहीं हुई है, अभी a का a है ना। तो देखो यहाँ पे t इक्वल टू 0 रखने पर, t इक्वल टू 0 रखने पर क्या होगा भैया, देखिएगा ध्यान से देखिएगा। t इक्वल टू 0 अगर मैं रखता हूँ तो माइनस k, t की जगह कितना आ जाएगा 0 प्लस c है ना, प्लस c का मतलब तो कुछ कांस्टेंट ही होता है, वैसे कुछ होता नहीं है मगर लिख दो, हाँ c लिख दो, आपने लिख रखा है इसमें तो आपने भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। चलो k का गुणा इसमें करो, क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, k का गुणा 0 में करेंगे क्या आ जाएगा, k का गुणा अगर हम 0 में करते हैं क्या आता है बताओ, किसी भी संख्या में अगर 0 का गुणा करो, किसी भी संख्या में 0 का गुणा करो 0 होता है, प्लस सी है ना, प्लस सी। तो भैया यही जगह है ना। तो अब बताओ a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर c, a का मान क्या आ गया, c आ गया, ठीक है ना। अब हम c का मान समीकरण 1 में रख देंगे, जो हमारी समीकरण 1 थी उसमें c का मान रख देंगे। समीकरण 1 हमने क्या बनाई थी भैया, ये हमारी समीकरण 1 ये a, तो c का मान, ये जो c है ना, इस c की जगह क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। तो c का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, और t इक्वल टू 0, देखो 2 मिनट भैया, यहाँ पे t इक्वल टू 0 पे आप मान निकाल रहे हैं है ना, इसलिए यहाँ पे आपको ऐसा करना पड़ेगा कि ये मान 0 पे निकला है, ये मान किस पे निकाल रहे हैं आप, 0 पे निकाल रहे हैं, ये मान किस पे निकाल रहे हैं, 0 पे निकाल रहे हैं, ठीक है। सांद्रण, ये सांद्रण दर्शाता है, ये क्या दर्शाता है, सांद्रण दर्शाता है, ये कोष्टक का मतलब सांद्रण, ठीक है ना। अब c का मान समीकरण 1 में रखने पर लिखिए, c का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 a बराबर माइनस के टी प्लस सी की जगह क्या आ जाएगा, आ गया। अब भैया मेरे ये c की जगह मैंने c का मान रख दिया, ठीक है, ये माइनस का पूरा उठ के इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का kt, प्लस का kt और a उठ के उधर गया तो माइनस का a है ना। आप इसको चाहो तो इसमें लिख दो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। अब बताइए कि भैया k बराबर क्या हो जाएगा, k बराबर हो जाएगा आपका a0 a बटे t। तो यही अभिष्ट व्यंजक है, यही अभिष्ट व्यंजक है। शून्य कोटि की अभिक्रिया का अभिष्ट व्यंजक हमने आपको निकाल के बताया, और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा दिया मैंने आपको। शून्य कोटि की जो रासायनिक अभिक्रिया है उसका महत्वपूर्ण व्यंजक हमने आपको करके बताया। उतार लिया, चलिए अब अगला प्रश्न, शून्य कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं और इसका व्यंजक निगमित करके मैंने आपको बताया, ठीक है। तो आया समझ में भैया, क्यों तुम्हारे छोटे खां समझ में आया कि नहीं, आ जाए यहाँ बैठ जा, नहीं समझ में आया तो यहाँ बैठ, पढ़ना है आगे के नहीं पढ़ना, बस बहुत है इतना ही, नहीं पढ़ना हो तो रहने दे। तेरे को कहीं जाना है क्या, ऑनलाइन मुझे पास जाना तो जा सॉरी, मिलते हैं ब्रेक के बाद, ओके सर। ओके। अपने YouTube चैनल का क्या सब्सक्राइब नहीं करवा रही है? अरे सर वो चल ही नहीं रहा है, मैं थोड़ा सा नेट चल जाए थोड़ा बाहर जाके तो मैं आपको स्क्रीनशॉट भेजता हूँ। कितने सब्सक्राइब आज कितने लोगों से कराएगा सब्सक्राइब? 5 पक्का? पक्का, और 5 से स्क्रीनशॉट वापस सेंड कर दूँगा मैं आपको। माँ सरस्वती की कसम खा। बिल्कुल माँ सरस्वती की कसम 5 वाह। करूँगा। हाँ, माँ सरस्वती का मैंने बोला है क्योंकि फिर ये नाराज हो जाती है, मैं बोलता विद्या की कसम का, ये बोलते हैं मारी कसम। बोलते समय सोचना पड़ता है कि नहीं।
विद्यापीठ केंद्र से बोलते, विद्या की कसम कहीं भी बोलते हैं, मगर फिर ये बोलते हो ना सर मैंने कहीं मारे कहीं, तो इसलिए मैंने माँ सरस्वती को लिया है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 लिखो बेटा, शून्य कोटि सिद्ध कीजिए कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का, चलो इसका अच्छा लिखो, प्रश्न करो शून्य कोटि, सिद्ध मत करो, इसमें लिखो शून्य कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु काल, अर्ध आयु काल, शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु काल का व्यंजक याद करो, का व्यंजक याद करो भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। शून्य कोटि की जो अभिक्रिया है उसका अर्ध आयु काल मतलब पूरी, जैसे आप देख रहे हैं कि आपका ए अभिकारक बी में चेंज हो रहा है ना, हाँ। अब भैया ए को बी में चेंज होने में टी समय लगता है, कितना समय लगता है भैया, टी समय लगता है। अब हम बोलेंगे चलो कैपिटल टी मान लो कि स्मॉल टी लगता है, तो अर्ध आयु काल मतलब इसका आधा, इसका टी का आधा, कि आधे समय में हाफ टी में रासायनिक अभिक्रिया की क्या स्थिति है, क्या स्थिति है वो पता लगाना अपने को, और उस समय का जो व्यंजक है वो अर्ध आयु काल का व्यंजक हाफ टी बराबर क्या होता है ये निकालना है, अर्ध आयु काल निकालना है, ठीक है ना, चलेगा, समझ गए ना अर्ध आयु काल का मतलब क्या होता है ना, आधी आयु, अर्ध आयु काल का मतलब होता है आधी आयु, है ना। तो देखो शून्य कोटि की अभिक्रिया का जो व्यंजक अभी मैंने आपके सामने निकाला वो क्या है भैया, ये लिखो, शून्य कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक, शून्य कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक, है ना, देना बेटा किताब, शून्य कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक, अपने को बैठना नहीं है, मैंने आपको जो पढ़ा दिया है उनको करो, जब तक मैं इधर बिजी हूँ जब तक तुम वो करो, क्योंकि टाइम इज़ गोल्ड, टाइम इज़ मनी, अगर इसको हमेशा कहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, टाइम इज़ मनी। चलो ये सवाल करो बेटा, ये 2 4 6 इसको पढ़ो समझो, नहीं आएगा तो फिर मैं बताऊंगा ना। देखो भैया शून्य कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक अभी क्या था बोलो तो बेटा, के बराबर क्या था, A0 माइनस ए बटे के था ना, टी था, ये देखो शून्य कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक हमने लिखा है ना। यदि अभिकारक की सांद्रता, जैसे आपका अभिकारक ए है ना, अब इसमें जो पदार्थ ए जो पदार्थ है उसकी जो सांद्रता है, उसकी जो मात्रा है, उसकी जो मोलरता है, वो अगर मान लो प्रारंभ में अगर टी बराबर 0 पे क्या है, ए है, मान लो 1 किलो है कि 2 किलो है कि 5 किलो कोई पदार्थ है ना, इतना मोल उसका पदार्थ की मात्रा है, तो ए है, ए मोल, है ना। चलो तो लिखो यहाँ पे आप लिखेंगे यदि अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, यदि अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता ए है, ए हो तो, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता ए हो तो टी हाफ समय पश्चात, देखो टी हाफ समय पश्चात क्या रह जाएगी, ये भी हाफ हो जाएगी, है ना, ये भी हाफ हो जाती है ना, ये हाफ हो जाती है। चलो ए आधा ए जो है आधा ए किसमें चेंज हो गया, बी में चेंज हो गया, आधा और बचा जो भी ए है
जो भी प्रोडक्ट ए के रूप में ही है, ठीक है ना। ठीक है, यहां तक आगे तो देखिएगा अब आप प्रारंभिक सांद्रता क्या थी इसकी, ये प्रारंभिक सांद्रता है और ये टी समय पश्चात की सांद्रता है। ये प्रारंभिक सांद्रता है, ये टी समय पश्चात की सांद्रता है। इसलिए यहां लिखेंगे के बराबर प्रारंभिक सांद्रता ए माइनस टी समय पश्चात कितना पदार्थ बचा आपका, प्रारंभ में ए था और टी समय पश्चात आधा बी में चेंज हो गया तो आधा रह गया और नीचे टी, यहां तक आगे। और ये जो टी है ये अब टी नहीं रहा, ये भी हाफ टी हो गया। क्या हो गया ये, टी समय पश्चात आधा, हाफ टी बोलेंगे अर्ध आयुकाल वाला, क्योंकि टी समय पश्चात ये इतना रह गया। हाफ टी में ये भी हाफ हो गया, हाफ टी में ये भी हाफ हो गया, ठीक है ना। चलिएगा अब यहाँ पे देखिएगा लसा लेंगे तो कितना आएगा, देखो इसका इसमें गुणा करो, क्या हो गया 2a माइनस 1 का गुणा इसमें करो 1a, वो नीचे क्या है टी हाफ। देखिएगा भैया 2a में से 1 घटाओ, 1 बचा, ये 2 कहाँ पे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा और टी हाफ। बात आ गई समझ में, ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है आपको। चलो इसलिए के बराबर यहाँ लिख दो बेटा, के बराबर ए 2 टी हाफ। भैया देख तो भैया दिख रहा है इसमें मोबाइल में, और जगह है क्या नीचे, नहीं है ना। चलो अब देखो भैया हमें तो निकालना क्या है, अर्ध आयुकाल, और ये अर्ध आयुकाल है तो ये उठ के कहाँ चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा, और ये उठ के यहाँ आ जाएगा। तो हमें जो निकालना है, हमें तो निकालना टी हाफ। तो टी हाफ बराबर क्या हो गया, टी हाफ बराबर हो जाएगा a बटे 2 के, a बटे 2 के। तो ये मेरा अर्ध आयुकाल, अर्ध आयुकाल का व्यंजक निकाल के आपको मैंने बताया, समझ गए ना, कि अर्ध आयुकाल इज इक्वल टू a अपॉन 2k, a अपॉन 2k, ठीक है। अब भैया देखिएगा ध्यान से देखिएगा, आगे की जो प्रोसेस है वो देखिएगा। ये लिखो बेटा टी हाफ है ना, ये 2k हटेगा, ये समानुपाती नियतांक है, ये हटेगा तो क्या हो जाएगा, मतलब अर्ध आयुकाल किसके समानुपाती होता है, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है। तो किसी भी शून्य कोटि की रासायनिक अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल उस अभिक्रिया के अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है। यह भी हमने आपको सिद्ध करके दिखाया। कभी वो प्रश्न ऐसा प्रश्न दे दे, सिद्ध कीजिए कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होता है। देखो ऐसा भी प्रश्न बनता है, अतः सिद्ध होता है, अतः सिद्ध होता है कि शून्य कोटि की रासायनिक अभिक्रिया, शून्य कोटि की रासायनिक अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है। ऐसा भी प्रश्न दे सकता है कि सिद्ध कीजिए कि ऐसा होता है कि वो अर्ध आयुकाल प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है। तो वो यहाँ तक जाना पड़ेगा हमें, इसके बाद एक स्टेप और बताना पड़ेगा। तो वो प्रश्न
भी हमारा इसमें कवर हो जाता है। एक प्रश्न में 2 प्रश्न कवर हो जाते हैं, ठीक है ना। चलो, तो ये मैंने आपको शून्य कोटि की अभिक्रिया के बारे में बताया, है ना। अब हम बात करेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया, है ना। प्रथम कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं और इसका रासायनिक व्यंजक ज्ञात करना है। अभी हम निकालते, देखिएगा आप, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको ये करा रहा हूँ, ये 100% आते हैं परीक्षा में, है ना। तो लिखो प्रथम कोटि की, प्रथम कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं और इसका व्यंजक ज्ञात करो। इसका व्यंजक ज्ञात करो, ठीक है ना। इसका व्यंजक ज्ञात करो। तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया का वेग, उत्तर लिखेंगे आप, वे रासायनिक अभिक्रियाएं, वे रासायनिक अभिक्रियाएं, है ना, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनका अभिक्रिया वेग, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनका अभिक्रिया वेग एक अभिकारक की सांद्रता, अभिक्रिया वेग एक अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात, सांद्रता के प्रथम घातांक के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। देखो भैया, अंतर थोड़ा सा है। शून्य कोटि की अभिक्रिया में क्या होता है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया में अभिक्रिया वेग अभिकारक की शून्य घात, अभिकारक की सांद्रता के शून्य घातांक के समानुपाती होता है, और इसमें शून्य घातांक की जगह प्रथम घात करना है। परिभाषा वही है, अलग थोड़ी है ना। शून्य घात की जगह प्रथम घातांक के समानुपाती होता है, प्रश्न वही है, बस इसमें ये बात है, चलिएगा। इस समानुपाती होता है, उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं, उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिएगा, इसमें एक बात है कि भैया, इसमें मैंने प्रथम कोटि की अभिक्रिया में यहाँ पे लिखा एक अभिकारक, है ना। अभिकारक एक से ज्यादा भी हो सकते हैं ना, इसलिए मैंने यहाँ पे पहले से बता दिया कि एक अभिकारक की बात हो रही है ना। चलो, तो लिखो डी ए अपॉन डी टी, डी ए अपॉन डी टी इस समानुपाती ए टू द पावर एक। अभिक्रिया वेग अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घातांक के समानुपाती होता है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया में अभिक्रिया वेग अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है। चलो, समानुपाती का निशान हटेगा तो क्या हो जाएगा, इधर ही कर देता हूँ, डी ए अपॉन डी टी बराबर क्या, के कोष्टक में यहाँ तक आ गया। के क्या है, लिखो, के एक स्थिरांक है, के एक स्थिरांक है। के क्या है, के बोले एक स्थिरांक है। अब लिखिए, यदि ए का प्रारंभिक सांद्रण, यह लिखिए, यदि ए का प्रारंभिक सांद्रण, यदि ए का प्रारंभिक सांद्रण ए मोल पर लीटर, ए मोल पर
लीटर है, तो t समय पश्चात, तो t समय पश्चात, तो t समय पश्चात इसका सांद्रण, इसका जो सांद्रण होगा, देखो भैया A का सांद्रण कितना है, स्मॉल a। अब t समय बाद हमने देखा, मान लो 2 घंटे बाद हमने उस अभिक्रिया को देखा कि भैया जो A प्रोडक्ट था है ना, वो A था, उसमें से मान लो ये 10 किलो था, मान लो 10 किलो था, 10 किलो में से मान लो 3 किलो B में चेंज हो गया। किस में चेंज हो गया? B में। तो भैया प्रारंभ में A था और 3 किलो मतलब X, इतना प्रोडक्ट A में से X मोल किस में चेंज हो गया? B में चेंज हो गया। तो बचा कितना? A माइनस एक्स, इतना बाकी है अभी। समझ गया ना? तो वही वाली बात है, मैंने एग्जाम्पल लेके बताया कि भैया A का प्रारंभिक सांद्रण A मोल पर लीटर है। अब t समय पश्चात इसका सांद्रण कितना हो गया? t समय पश्चात इसका सांद्रण बचेगा आपका A माइनस एक्स मोल पर लीटर, इतना बचा। माइनस क्यों करा? क्योंकि भैया इतना रह गया, अब इतना बदल गया है ना, B में बदल गया। चलिए ये हो जाएगा dx बटे dt, dx बटे dt समानुपाती। अब ये किसके समानुपाती है? इसके, क्योंकि अभी इतना बाकी है, अभी इतना बाकी है। अभिकारक का सांद्रण कितना बाकी है? अभिकारक का सांद्रण बाकी है, अब बाकी है अभिकारक का सांद्रण A माइनस एक्स, इतना बाकी है ना, ठीक है, इतना सांद्रण बाकी रह गया आपका। अब देखिएगा समानुपाती का निशान हटाएंगे तो क्या आएगा बताओ? क्या आएगा ना, है ना। चल अब के, अब यहां से हम तिरछा गुणा कर लें, है ना, यहां से हम तिरछा गुणा कर लेते हैं भाई साहब। तो dx बराबर क्या हो जाएगा आपका? dx बराबर हो जाएगा के कोष्टक में ओ dt। यहां तक आगे। अब ये x का है, देखो ये x और x, इसमें तो x वाला इधर आ जाएगा, इसके पास x वाला इसके पास आ जाएगा। अब ये गुणा में है, क्या में भैया? तो गुणा वाली चीज खाती है, बटे में आ जाएगी, ठीक है ना। तो मैं गुणा वाली चीज को बटे में ले आता हूँ। देखिएगा आप, ये मैंने लिख दिया dx, ये बटे में आ गया A माइनस एक्स, बराबर में क्या रह गया आपका? k और t। अब हम दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे। क्या करेंगे? दोनों पक्षों का समाकलन करने पर लिखो, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, अब अंडर रेडिकल 1/a माइनस एक्स dx इज इक्वल टू के, बाहर हो गया अंडर रेडिकल dt, सॉरी t नहीं है dt है, dt है ना, ठीक है ना। तो बोलो क्या हो जाएगा बेटा? ये देखो, इसका तो मालूम है हमें, इसका तो हमें मालूम है कि t आएगा, इसका तो हमें मालूम है t आएगा, मगर इसका देखिएगा 1/a माइनस एक्स है, तो 1/a माइनस एक्स समाकलन का यहाँ पे सूत्र लगा देता हूँ मैं आपको। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, अगर 1/x होता और इसका x के सापेक्ष करते हैं तो log x आता है। क्या आता है? log x आता है, मगर यहाँ x नहीं है, यहाँ 1/a माइनस एक्स है, इसका तो यहाँ आ जाएगा log ऑफ a माइनस एक्स, और ये माइनस का x है, इसलिए यहाँ आगे माइनस लगाना पड़ेगा, क्योंकि x के आगे क्या निशान है? माइनस का है, इसलिए क्या आ जाएगा? आगे माइनस लगाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा बेटा आपका माइनस log a माइनस एक्स, ठीक है, यस। अब ये हमने समाकलन कर दिया, इसका भी समाकलन हो गया, इसका भी समाकलन हो गया, प्लस में c लिखना पड़ेगा, क्योंकि c क्या है? c समाकलन नियतांक है। यहां लिख दो, जहां c बराबर समाकलन नियतांक, समाकलन नियतांक है, चलेगा। अब t बराबर 0 पुट करते हैं, जैसे हमने पहले करा था, पुट t बराबर 0।
t बराबर 0 पुट करने पर क्या होगा, t बराबर पुट करने पर समीकरण a माइनस एक्स का मान क्या हो जाएगा, 0। देखो t बराबर 0 का मतलब अभी समीकरण शुरू नहीं हुई, तो a में से कुछ घटेगा क्या, देखो ये a प्रोडक्ट है, इसका सांद्रण कितना है, इसकी मात्रा कितना, 10 किलो बोलो या a बोलो। अब 1 किलो है या 10 किलो है, तो t बराबर 0 पे a माइनस एक्स क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि a में से कुछ घटा क्या, a में से कुछ घटा क्या, कुछ भी नहीं घटा, तो 0 घटा। a में से कुछ घटा, नहीं घटा, क्योंकि a का a ही है, तो वो 0 होगा। 0 घटा, a में से क्या घटा, बोले 0, क्योंकि अभी क्रिया शुरू नहीं हुई। t बराबर 0 का मतलब ये है कि अभी क्रिया भी शुरू नहीं हुई, ठीक है ना। तो भैया a माइनस एक्स आपका 0 हो जाएगा। a माइनस एक्स से अगर आपका 0 हो जाता है तो ठीक है ना, यहाँ पर देखिएगा आपका कि अगर a माइनस एक्स आपका 0 हो जाता है, इस कंडीशन में क्या होगा कि ये हो जाएगा आपका, इसलिए माइनस लॉग, है ना। a माइनस एक्स अगर 0 हो जाता है तो यहाँ पे माइनस लॉग t बराबर 0 पे, t बराबर 0 पे x इज इक्वल टू 0 क्या रखेंगे अपन, x इज इक्वल टू 0, यहाँ पे 0 रखो, है ना। a माइनस 0 के टी प्लस सी माइनस लॉग a बराबर के टी, टी की जगह भी 0 रखो, टी भी तो 0 आपका, तो ये 0 का गुणा करने से पूरा 0 हो गया, टी का गुणा करने से पूरा 0 हो गया, सी। तो सी बराबर क्या आ गया, सी बराबर आ गया माइनस लॉग ए, सी बराबर माइनस लॉग ए। अब सी का मान इसमें रख दो बेटा, ये समीकरण 1 है, लिखो सी का मान समीकरण 1 में रख लो, सी का मान समीकरण 1 में रखना है ना। तो यहाँ रख देते हैं हम सी का मान, देखिएगा कैसे रखते हैं। समीकरण 1 लिखो तो माइनस लॉग ए माइनस एक्स बराबर ए टी प्लस, और ये हो जाएगा प्लस की जगह सी बराबर माइनस लॉग ए। आगे यहाँ तक रख दिया, चलो अब भैया ये उठ के इधर आ जाएगा भाई साहब, माइनस का बोलो तो क्या हो गया, माइनस का जब इधर आया तो लॉग ए, फिर ये पहले का माइनस का क्या है, माइनस का तो ये तो प्लस हो गया, और ये तो खुद माइनस का, तो ये तो ऐसा कैसा यहाँ पे है बराबर के टी। तो देखो यहाँ सूत्र लग गया आपका, यहाँ सूत्र लगा, क्या सूत्र है आपने पढ़ा होगा कि लॉग एम माइनस लॉग एन, लॉग एम माइनस लॉग एन तो क्या होता है, लॉग एम बटे एन, ये सूत्र है, ये क्या है सूत्र है। ये आगे वाला ऊपर आ जाता है और पीछे वाला नीचे आ जाता है, लाभ 2 बार है तो 1 बार ही आएगा, तो सूत्र से क्या हो जाएगा, ये सूत्र से हो गया ए तो ऊपर चला गया और ये वाला नीचे आ गया, और बराबर में के टी, बराबर में के टी, ठीक है ना। यहां तक आ गए हम। अब देखिएगा हमें के का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, तो के को तो यहीं रहने दो, ये टी उठ के नीचे आ जाएगा, टी कहाँ आ जाएगा, बटे में आ गया, ये बटे में आ गया, टी बटे में आ गया भैया, गुणा वाली चीज बटे में आ जाती है। यहां तक आगे, यहाँ पे आधार क्या है ई, यहाँ पे आधार क्या है ई, यहाँ पे ई है, ई लिखा नहीं जाता है, रहता है, मगर मैं आपको दिखाने के लिए लिख देता हूँ, है ना। अब ई को मुझे, ई की जगह मुझे 10 लिखना है, आधार इसका 10 बनाना है, इसका आधार अभी ई है, अब इसका आधार मुझे 10 बनाना है, तो 10 बनाने के लिए, आधार 10 बनाने के लिए मैंने आपको कल भी बताया था, आधार 10 बनाने के लिए हमें 2.303 का गुणा करना पड़ेगा, है ना, ये मैंने आपको कल भी बताया था, 2.303 का अगर इसमें गुणा कर देंगे तो ये भी आधार ई नहीं रहेगा, अब आधार 10 हो गया। लॉग LOG है, ये क्या है LOG लॉग, है ना, इसको 108 मत समझ लेना तुम, ये 108 लिखोगे, ये LOG है ना,
है ना, log 10 a अपॉन a माइनस एक्स बराबर में a बटे में t बटे में t। यही अभिष्ट व्यंजक है, यही अभिष्ट व्यंजक। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक निकाल के दिखाया मैंने आपको। तो ये मैंने आपको और बाकी हैं अभी तो